स्पीड का पूरा कितने लोगों ने नहीं लिखा था उसमें? हिस्ट्री कॉपी में लिखा हुआ कैसे कॉपी में लास्ट पेज जो था स्पीड वाला नहीं लिखा तुमने? दोनों फॉर्मूले लिखे ना स्पीड के? C bird apparent equal to C fish real plus C times C bird real। और उसमें ध्यान रखना साइन कन्वेंशन का,
जो भी टुवर्ड सरफेस ऑफ वाटर जा रहा होगा उसको प्लस में, और जो भी वाटर, अच्छा ये नोट लिखा है क्या? लिखा है ना? नोट लिख लो, उसी के नीचे नोट लिख लो। उसी के नीचे नोट लिख दो, all speeds going towards surface of water, all speeds going towards surface of water will be taken as positive, and going away from surface of water will be taken as negative. तो ये जो भी स्पीड रखेंगे न्यूमेरिकल में वो सब किसके रिस्पेक्ट में होगी? विद रिस्पेक्ट टू वाटर सरफेस। हो सकता है न्यूमेरिकल में बर्ड की स्पीड दी हो विद रिस्पेक्ट टू फिश, तो फिर रिलेटिव में कन्वर्ट करना हो, सेम डायरेक्शन में माइनस अपोजिट डायरेक्शन में वो रिलेटिव डाटा हो जाए। चलो, तो म्यू की ही अगली डेफिनेशन आएगी अब। समझेंगे फिर नामकरण करते हैं। ये भी बचपन में सुन रखा है आपने नाम, बाहर म्यू1, अंदर म्यू2, म्यू1 छोटा है म्यू2 से। लेफ्ट में कोई ऑब्जेक्ट सेंसर मीडियम में रखा है, उसमें से एक लाइट रे चली, ये उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस सेंसर से लेयर जारी है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल 30, ठीक। पर अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा बढ़ा देता हूँ, पिछली बार से बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, तो फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो धीरे धीरे अगर आई और बढ़ा दे रहा हूँ तो आर बढ़ते बढ़ते कभी ना कभी 90 होगा, यानी उस पोजीशन से अब लाइट रे मीडियम से बाहर आना बंद कर देगी। इसके पहले तक सारी रे बाहर आ रही थी जब दिख रहा था हमें, और इस पोजीशन से अब लाइट रे ने बाहर आना बंद कर देगी। तो द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच the angle of reflection becomes 90 degree when a ray passes from denser to rare medium is called critical angle of that medium with respect to the surrounding. तो because I hope सबको याद आया, बचपन का पढ़ा है, मैंने केस नंबर डाल दो, क्या आएगा ये? नहीं, नंबर क्या, जो भी नंबर से डाल दो और हेडिंग दो critical angle and TIR, total internal reflection. Critical angle and TIR. When a light ray passes from denser to rare medium, then the angle of incidence at which the angle of reflection becomes
at which the angle of refraction becomes 90 degree is called critical angle. Is called critical angle. तो यानी यहाँ पर अगर स्नेल लगा दूं तो स्नेल क्या बोलेगा, न्यू 2 में है c और न्यू 1 में है 90. So it means sin c will be equal to mu 1 upon mu 2, that is 1 upon 1 mu 2. पर हम इसको जनरली सारी बुक में सारे फॉर्मूले हमेशा कैसे मिलेंगे, sin c इक्वल टू 1 अपॉन म्यू. और ऐसे याद रखो, अपन इसको हमेशा कैसे करेंगे, ऑलवेज sin c विल बी रेयर म्यू अपॉन डेंसर. जो भी आपके न्यूमेरिकल में सराउंडिंग होगी रेयर, वो ऊपर रखना है, और जो डेंसर है वो नीचे. रेयर अपॉन डेंसर के नाम से हमेशा साइन सी मारेंगे. कुछ इंटरफेसेस तो याद ही कर लो. पोलर एयर का वाटर इंटरफेस अगर हो, बोला एयर का स्टैंडर्ड ग्लास क्राउन ग्लास के साथ इंटरफेस हो, बोला वाटर का ग्लास के साथ इंटरफेस हो. सारे तो याद करने रहते, पर जो स्टैंडर्ड ज्यादा आते हैं वो अगर ध्यान रहे तो अच्छी बात है. बोला एयर डायमंड, ये भी अक्सर आता है इंटरफेस. जो भी दिख रहा है इंटरफेस, उसके लिए बस फॉर्मूला हमेशा कैसे लगाना है, उस जगह का रेयर अपॉन उस जगह का डेंसर. यानी यहाँ पर कैसे लगेगा ये, sin c इक्वल टू रेयर इज हवा, डेंसर इज पानी, स्टैंडर्ड पानी 4/3 3/2, that is sin c will be tan inverse of 0.75. अरे होगा, तो ये नियरली आता है 48.7 डिग्री तक, 6 या 7 डिग्री तक आता है. बस कैसे रिवर्स करती है, इससे डिग्री निकलती है इनवर्स की. जिसको हम राउंड ऑफ करके हमेशा याद क्या करेंगे, 49 डिग्री एयर वाटर इंटरफेस. साइन इनवर्स 0.75 देखो कितना है, 7 हटाओ 6, जो राउंड ऑफ हो गया हम क्या यूज करने वाले हैं, 49 डिग्री. एयर ग्लास इंटरफेस sin c इक्वल टू रेयर अपॉन डेंसर, दैट इज 2/3 c sin inverse 2/3 is also nearly equal to 41 point. इसको भी देख लो, 6 से 7 है कि 5 है क्या है, तो 0.66 पर देख रहा है, 2/3 करना पहले और फिर उसका साइन बनता है 2/3 करके. ये 41.5 है, 41.8 डिग्री, जिसे नियरली हम याद करेंगे 42 डिग्री. वाटर ग्लास इंटरफेस sin c इक्वल टू रेयर इज वाटर, डेंसर इज ग्लास, दिस इज 8/9. इसे भी जरा निकालो, 62 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, देखो 8/9 करना था, 62.7 डिग्री, जिसे राउंड अप करके 63 डिग्री हम पढ़ेंगे.
There diamond interface sin C equal to rare हवा diamond 2.54 0.45 diamond का देखा 2.1/2.54 करो ये आएगा 23 पॉइंट समथिंग या 24 पॉइंट समथिंग ठीक तो उसको 24 डिग्री याद रहता है तो सी क्या है 24 पॉइंट 23.1 नहीं तो ये गलत बोला है अरे वही बोल रहा हूँ डायमंड क्या है तो आपने 5 मुझे गलत बता दिया वही बोल रहा हूँ 1/2.45 करो 24 तो फिर 4/5 भी मत करो 5 पर 24 याद है 24 याद है 24.08 आ रहा है बस 24 डिग्री होगा इसके बाद डायमंड का क्रिटिकल एंगल 24 डिग्री एक बार अगर अंदर रे घुसले और उसमें 24 से बड़ा एंगल हो जाता है तो बस अंदर ही अंदर नाचती रहती है इसलिए डायमंड कटिंग वालों की सैलरी बहुत ज्यादा होती है कटिंग मतलब क्या करते हो हेयर तो ब्रांच का टुकड़ा ही तो डायमंड इतना महंगा किस होता है उसको बहुत शार्पली कट करते हैं उसके अंदर फेसेस बढ़ाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा टीआई आता है तो उतना अधिक चमकेगा तो एक बार मेरे अंदर घुस गई 24 डिग्री से बड़ा एंगल हो गया बस फिर अंदर ही अंदर नाचती रहेगी वो जितनी अधिक फेसेस तैयार होंगी उस कटिंग में फिर बहुत सारे मजदूरों मतलब कुछ कारीगरों के हाथ से टूट भी आते होंगे ना तो उसमें उतना अफसोस नहीं करते व्यापारी कोई बात नहीं तेरे हाथ से अगर आज एक भी बन गया ठीक तो मैं इससे लाखों कमा दूंगा डायमंड कटिंग का टिप्स लेना तो ये जान पहचान में जो वहाँ करता है जो
अब अगर यहाँ से रिमूवल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा दिया, IC से भी बड़ा हो गया तो रिफ्लेक्शन एंगल 90 से भी बड़ा होगा फिर तो रे जिस मीडियम में गई उसी मीडियम में लौट आई। अगर 90 से बड़ा करने गया तो जिस मीडियम से रे जावे उसी मीडियम में लौट जावे तो उसका नाम तो हम क्या रखते हैं, रिफ्लेक्शन। पर ये रिफ्लेक्शन के दौरान नहीं हुआ, ये रिफ्लेक्शन हुआ है रिफ्रैक्शन के दौरान। तो घटना का नाम रख दिया गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो लिखो नीचे, डायग्राम उसी में अपडेट कर दो और फिर नीचे लिखो कंडीशंस फॉर TIR। Conditions for TIR. By the condition, the light ray, first condition, the light ray must pass from denser to rare medium। लेकिन तभी होगा जब लाइट रे डेंसर से रेयर जारी होगी, अदरवाइज कभी 90 या 90 से बड़ा एंगल बनेगा ही रिफ्लेक्शन का। The light ray must pass from denser to rare medium। Second condition, the angle of incidence. Second condition, the angle of incidence must be greater than critical angle। Must be greater than critical angle। इन दो कंडीशन पे TIR होगा हमेशा। अभी चलते हैं TIR की कंडीशन में कोई कंफ्यूजन। C एक ऐसा एंगल है जहां से लाइट रे सिस्टम से बाहर आना बंद कर देती है, सिस्टम के अंदर ही रह जाएगी, इसके बाद कोई रे बाहर नहीं आ रही है। तो उस पर लीजिए अगला केस, हटा दिए। अगले केस का हेडिंग दो, व्यू एंगल ऑफ अ फिश। व्यू एंगल ऑफ अ फिश, व्यू देखने वाला, व्यू एंगल ऑफ अ फिश at a depth h, at a depth h, छोटा h, in a lake, in a ocean, in a river, in a pond, जिसको जो भाई अपने अपनी श्रद्धा और भक्ति के हिसाब से प्रिपेयर कर ले या उसको अच्छा लगता है निकलेगा। अंदर जाओगे, अरे कोई दिक्कत, किसी का दूसरा नाम भी लिखो, किसी के साथ और करके, किसी हेडिंग में और के साथ लिखो। minimum radius of a disc,
minimum radius of a disk required to place just above an electric bulb, to place just above an electric bulb fitted at a depth h, on the surface of water. ये एडजेक्टिव क्लॉज बना दिया मैंने, और फिटेड एट द डेप्थ एच वो बल्ब के लिए, और ऑन द सरफेस ऑफ वाटर वो डिस्क के लिए. The minimum radius of disk required to place just above an electric bulb fitted at a depth h on surface of water. On surface of water, so that no light rays will come out. So that no light rays will come out. कुछ भी रेज बाहर ना आवे. इधर पे तीसरा भी हेडिंग लिखो इसमें और लगा. अरे सभी घटनाएं एक ही हैं. और मुझे सॉलिड एंगल एरिया का फंडा लगेगा. एक बार मैं समझा चुका हूँ. उन्हें कोने में जाके एरिया वगैरह निकाल के प्लेन एंगल के साथ रिलेशन बनाया था कोने में. तो कोई भी अगर सरफेस है जिसका प्लेन एंगल सेमी प्लेन एंगल थीटा हो, सेमी प्लेन एंगल थीटा, तो उसका एरिया कितना होता है? 2 पाई r स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. 2 पाई r स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. कोई स्फेरिकल सरफेस से ऐसा पार्ट लिया आपने जिसका सेमी प्लेन एंगल, सेमी है आधा, पूरा नहीं, आधा एंगल थीटा हो, तो उसका एरिया का रिक्वायरमेंट 2 पाई r स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. अरे ध्यान है सबको, डिड्यूस किया है उसको, रिंग स्ट्रिप बना के इंटीग्रेट किया उसे. पतली सी रिंग स्ट्रिप बनी होगी, और उसी इंटीग्रेशन से एक चीज समझ में आ जाती है हमें, जैसे ग्रेविटेशन की और हेमीस्फेरिकल बॉडी का फील्ड निकालना, इलेक्ट्रॉन में हेमीस्फेरिकल चार्ज का फील्ड निकालना. उसमें गड़बड़ होती है उस इंटीग्रेशन में. क्यों? 2 पाई r सर्कमफ्रेंस लेते हैं और उसकी जो थिकनेस dr होती है वो 2 पाई r की r के प्रोजेक्शन में नहीं होती. dr इंक्लाइंड होती है. तो हम r वाली टर्म को डिफरेंशिएट करके क्या होगा बेटा? r वाली टर्म को डिफरेंशिएट करके dr नहीं बना सकते. dr कैसे निकलता है फिर? कैपिटल r हेमीस्फेरिकल के साथ निकालते उसको एंगल इक्वल टू r का फॉर्म, रेडियस वाले फॉर्म है ना. dr r से डिफरेंशिएट नहीं होता है. तो ध्यान आया? तो और फिर उसी के थ्रू हमारा सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल का रिलेशन बन जाता है कि ओमेगा इक्वल टू 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. तो उसमें से अभी थर्ड वाले और हेडिंग में यूज करूंगा मैं. और फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी, और फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी, fraction of energy emerging out from the surface of water, emerging out from the surface of water from an electric bulb fitted at a depth h. From an electric bulb fitted at a depth h. h डेप्थ में लगे हुए इलेक्ट्रिक बल्ब से जो एनर्जी इमर्ज हो रही हो, तो टोटल हुई, पर पानी की सरफेस से कितनी बाहर आ रही उस एनर्जी का रेशियो. तो उसमें अपन वो एरिया वाला फंडा यूज कर लेंगे.
वो सॉलिड एंगल में आपने बोला ना कि इंटीग्रेशन कैसे निकाला था, हमें सीधा वो बताया था कि ये स्फीयर कौन है? स्फेरिकल बॉडी। तो इमेजिन करना पड़ेगा बोर्ड पे लिखने के लिए वो स्फीयर। इमेजिन हो गया स्फीयर है, 3D है, फुटबॉल है। तो फुटबॉल पे जाकर हमने ऊपर एक ऐसा सर्कल बनाया है, एक छोटा फुटबॉल के ऊपर एक सरफेस में, वो इतनी बड़ी है और वो डायग्राम में आग दिख रही, पर आग नहीं है, सर्कल है। वो तरीके से सर्कल लिया है। मान लो उसका सेमी प्लेन एंगल, दिस इज द प्लेन एंगल, सेमी आधा, इसका नाम रख लिया अल्फा। अब बोला बस इतनी इतनी कैप का एरिया निकालो। ये तो मैथ में बहुत काम आएगा, यदि अंदर का वाले इसको चर्चा करें। इतने इतने पार्ट का निकालो। तो आपने क्या करा, उस पर जाकर वो जो कैप है उसमें अंदर जाके एक रिंग बने, स्ट्रिप बने। ऐसी स्ट्रिप बनेगी, ये लाइन डॉटेड क्या बना रहे हैं, पीछे चली गई वो। तो अपन ने मान लिया कि इस रिंग का रेडियस r है, उसकी थिकनेस dr। तो dr r की प्रोजेक्शन में नहीं आती, इंक्लाइंड हो जाती है। तो हम r को डिफरेंशिएट करके dr नहीं बना सकते। जनरली हमेशा अपन की जब भी छोड़ लिए जितनी भी जगह पर है ना, ग्रेविटेशन जहाँ जहाँ छोड़ ली, उसी वेरिएबल को डिफरेंशिएट करके dx या dr बनाते हैं ना, यहाँ मिस्टेक हो जाती है, यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि r के प्रोजेक्शन में है ही नहीं dr। तो अब इतनी इतनी छोटी स्ट्रिप का एरिया क्या हो जाएगा, रिंग बनी है, स्मॉल एरिया इज सर्कमफेरेंस इनटू थिकनेस, जो थिकनेस ली हमने उसकी, तो वो हो गया उसका एरिया। तो लेट से हमने छोटू कितने एंगल पे लिया था, थीटा एंगल था। मान लिया कि ये छोटू की जो थिकनेस है वो छोटू सा जो एंगल बना रही है यहाँ पर, दैट इज d थीटा। तो इस ट्रायंगल में ये वाली जो लेंथ है वो तो स्क्वायर की रेडियस है, तो इसका मतलब साइन थीटा मार दें तो उससे स्मॉल r आ जाएगा। पर स्मॉल r को डिफरेंशिएट करके dr नहीं बना सकते हम, तो dr यहाँ से निकालेंगे। ये अगर कैपिटल R रेडियस का स्क्वायर के अंदर एक सर्कल बनाता तो उसकी छोटी सी आर्क बनती नहीं। तो हम यहाँ पर लगाते एंगल इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस पावर 1। तो dr की वैल्यू क्या हो जाती, r d थीटा हो जाती। तो हमारा फिर फंक्शन तैयार हो जाता, तो बाई कैपिटल R साइन थीटा और dr की जगह r d थीटा यानी r स्क्वायर d थीटा। इसको इंटीग्रेट करते ही काम हो जाता हमारा। काम आती कहाँ तक, ये रिंग जब ऊपर होके छोटी सी होती तो अब थीटा की वैल्यू 0 हो जाती, और अगर ये रिंग फैलती यहाँ तक आती इस जगह पर तो अल्फा हो जाती, यानी 0 टू अल्फा में पूरा कैप का एरिया आ जाएगा। तो कैप का एरिया का फॉर्मूला बन जाता है 2 पाई r स्क्वायर साइन थीटा का माइनस अपर माइनस लोअर की बजाय लोअर माइनस, तो ये जनरल फॉर्मूला बन जाता है। अभी जो कैप है ये तो उसका सेमी वर्टिकल प्लेन एंगल है, और इसका थर्ड एंगल तो ऐसा गोल है नहीं, थर्ड एंगल तो ऐसे बन रहा है ना, जैसे जैसे रेडियस बढ़ाता हूँ उस सरफेस का एरिया बढ़ते आता है। तो थर्ड एंगल का फंडा हमने पढ़ा, एरिया इन नॉर्मल डायरेक्शन अपॉन स्क्वायर ऑफ रेडियस। एरिया इन नॉर्मल डायरेक्शन में इसका एरिया लगेगा ना मुझे, तो वो हो जाता है एरिया 2 पाई r स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा अपॉन रेडियस पावर 2। तो ये रिलेशन बन जाता है प्लेन एंगल, सेमी प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बीच में। फ्लक्स के ज्यादा फॉर्म इसी से करा दो, सॉलिड एंगल के थ्रू बांट दोगे तो इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
सीधे एंगल की शुरुआत है। मतलब जैसे अगर बोलता है कि ये डिस्क है, रेडियस आर की, और उससे एक्स डिस्टेंस पे पॉइंट चार्ज रखा हुआ है क्यू, फाइंड द फ्लक्स क्रॉस टू द डिस्क, फाइंड द फ्लक्स क्रॉस टू द। तो जनरली बुक में सॉल्यूशन कैसे दिए इसके कि वो आर डिस्टेंस पे एक छोटी स्ट्रिप लेते हैं पहले, फिर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं हम, फिर उसको रिजॉल्व करते हैं, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे, धीरे धीरे आंसर आ जाएगा। ऐसे क्यों करने का? आप तो ये वाली रेडियस पकड़ो, ये रेडियस क्यों जाएगी अंदर, और इसका नाम आर रखो, और इसे सेंटर लेके स्फीयर बना, तो ये स्फीयर का शेडो पार्ट हो जाएगा ना, जिसका सेमी प्लेन एंगल ये हो जाएगा, दिस विल बी द अल्फा। अब पूरे स्फीयर के लिए गॉस थ्योरम क्या बोलेगी? टोटल फ्लक्स क्यू बाय अल्फा। हमारे साथ पूरे क्लोज सरफेस का सॉलिड एंगल कितना होता है? 4 पाई। 4 पाई एंगल के लिए क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ओमेगा एंगल के लिए कितना? तो ओमेगा एंगल का होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो, cos अल्फा की वैल्यू स्ट्रेट एंगल आ जाएगी। तो वो इंटीग्रेट करने के बाद जो एंगल आता है वो यहाँ से भी आ जाएगा। सॉलिड एंगल के फंडे से बराबर जाता है क्वेश्चन। तो जैसे बोला कि मिला हुआ ये वाला क्वेश्चन कि तो पॉइंट चार्ज दे बस केवल करो, और बोला कि यहाँ से एक इलेक्ट्रिक लाइन इमर्ज हो रही है एट अल्फा एंगल, यहाँ पे कॉन्वर्ज हो रही है एट बीटा एंगल। Q1 से अल्फा एंगल पे एक इलेक्ट्रिक लाइन इमर्ज हुई और Q2 पर बीटा एंगल पर कॉन्वर्ज हो रही। कुछ भी प्रॉब्लम में दे देगा तो मैट्रिक्स में डाल देगा Q1 Q2 का रेशो, कैसे निकालोगे? लोग तो PYQ के चैंपियंस हो, ज़्यादा तो PYQ करते हो सर। ये बंदा लगाओ नहीं, दिखाना भी ऐसे करने का, इसको पॉइंट लेकर अल्फा एंगल का सेमी वर्टिकल एंगल लेके यहाँ दिस बिंदु, अरे Q1 से जितना फ्लक्स निकलेगा उतना ही फ्लक्स Q2 को होगा ना, आइसोलेटेड सिस्टम है ना, और कोई चार्ज है ही नहीं, कंडीशन दे देगी आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड मतलब और कोई चार्ज की वजह से, तो फिर इसका मतलब अगर यही दो पहलुआन है इस एरिया में, तो जितना एक से निकलेगा गोला बारूद उतना ही दूसरे तक पहुंचेगा ना, यानी जितना फ्लक्स Q1 से इमर्ज होगा उतना ही फ्लक्स Q2 पे कॉन्वर्ज होना चाहिए। तो फ्लक्स निकाल दो ना, तो एक सेमी प्लेन एंगल हो जाएगा अल्फा। तो यहाँ से कितना फ्लक्स निकलेगा, फ्लक्स का फॉर्मेट क्या बन गया अपना, ये पाई इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू पुट की 2 पाई इनटू, फॉर्मूला क्या हो गया 2 पाई तो 4 पाई, यानी पाई का फॉर्मूला बन गया Q बाय Q एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस, फॉर्मूला बना के याद ही रखो इस तरह से, कोई भी डिस्क जिसका सेमी एंगल कितना है अल्फा, उस पे उस पॉइंट चार्ज से बनने वाला फ्लक्स हमेशा कितना होगा Q बाय Q एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस cos अल्फा इनिशियल पे, यानी कितना हो जाएगा यहाँ से, फिर कितना फ्लक्स निकला बोलो, आधा एंगल रखा हो गया ना, यहाँ से निकलने वाला फ्लक्स हो गया Q बाय Q एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस cos अल्फा। इस पे मिलने वाला, इसके लिए स्केटिस बनाऊंगा बीटा एंगल की, तो इसका फ्लक्स कितना हो गया Q1 ये इनटू 1 माइनस cos अल्फा। और बुक में सॉल्यूशन का बेकार दिया होता है ना, इंटीग्रेशन वगैरह का, पहले करने का इतना बैलेंस का, तो जितना फ्लक्स यहाँ से निकला उतना ही फ्लक्स वहाँ मिलना चाहिए, खत्म। 2 बाय एप्सिलॉन 0 गया, तो Q1 अपॉन Q2 का रेशो क्या आ गया, साइन स्क्वायर बीटा बाय 2 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, आंसर हो गया 4 ऑप्शन। ये तो मतलब वो जो Q1 के पीछे के साइड जो जा रहे हैं वो भी पूरा घूमकर मिलेंगे। सिर्फ Q1 Q2 के बीच का बोला है, तो Q1 से जो लाइट इलेक्ट्रिक लाइन निकली थी अल्फा एंगल पर, वो Q2 पर बीटा एंगल पे जाके कॉमन है, तो फिर उनके बीच में जितना भी Q1 से फ्लक्स निकला होगा उतना ही फ्लक्स Q2 पे मिलना चाहिए, और कोई दूसरा चार्ज
अगर होता तो फिर ये फ्लक्स इक्वल नहीं होता। आइसोलेशन सिस्टम दे रखा था उन्होंने। अरे चलते हैं। तो ये एरिया वाला फंडा ध्यान रखो, बस एरिया ऐसे निकलता है, इसका यूज अपन बहुत जगह करेंगे। आगे फ्लूइड से भी यूज होगा इसका, फ्लूइड चैप्टर में आएगा है इस वाले फंडे का। और एंगल का फंडा बहुत लगता है वहां भी। अपनी प्रॉब्लम में एज डिराइव में एक फिश है पहले क्वेश्चन में। या फिर यहाँ एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, यहाँ इलेक्ट्रिक बल्ब है, तो उससे कोई लाइट रे पानी की सरफेस पे जब पहुंची और वो एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है, तो बस यहाँ से लाइट रे बाहर आना बंद। अब इसके बाद की कोई लाइट रे बाहर आएगी नहीं, सब TIR करेंगी। इसके पहले तक ये सब बाहर आ रही थी, तो ऐसा तो उस बल्ब के चारों तरफ होगा ना ऊपर। यहाँ अगर हुआ है तो यहाँ भी तो होगा, यहाँ भी तो होगा, यहाँ भी होगा। यानी पानी के सरफेस पे एक सर्कल बनेगा ऐसा, जहाँ से लाइटें बाहर आ रही होंगी, बाकी उसके बाद बाहर आना एक पैच बनता है ना सिला। तो यहाँ से लाइटें बाहर आना बंद हो गई। तो उस पैच पे बोला है कि उस अगर एक डिस्क रख दें जिससे कि कोई लाइटें बाहर ना आए, तो उस डिस्क की मिनिमम रेडियस ये कहलाएगी, होगी, जिससे कोई लाइटें बाहर नहीं आएगी। तो ये सी, तो ये सी, तो इस ट्रायंगल में tan C विल बी इक्वल टू R बाई H। बाकी साइन सी का फंडा अभी हमने पढ़ा, जिस जगह भी साइन सी लगाओ तो बाउंड तरीके से रेयर अपॉन डेंसर। तो इस स्थान का रेयर हवा, डेंसर पानी, मान लिया म्यू है, नहीं साइन सी अगर 1 बाय म्यू है तो tan सी कितना हो जाएगा, 1 बाय अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। and the minimum radius of the disk required will be h upon under root mu square minus 1. Minimum area of the disk required is pi h square upon mu square minus 1. होगा। What is the view angle of the fish? बाहर की कितने एंगल तक की दुनिया वो फिश देख सकती है? व्यू एंगल ये हो गया टू सी, इधर कभी कितने एंगल तक ये देख पाएगी ना। व्यू एंगल के नाम से क्वेश्चन आया, तो व्यू एंगल विल बी ऑलवेज टू सी। जनरली पानी के लिए हम 49 डिग्री लेते हैं, फिर 98 डिग्री तक की दुनिया देख पाएगी फिश। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी विल कम आउट, ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड हेडिंग जो अपन ने लिखा था, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी इमर्ज। इस बल्ब से टोटल एनर्जी जितनी निकली है चारों तरफ, उसमें से कितनी बाहर आई। तो भाई अपन ने इंटेंसिटी वर्ड सुना है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। तो वहाँ मैं फील्ड नहीं बोल रहा हूँ, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इज डिफरेंट थिंग। दरवाजे पर अगर मैं एक छोटा सर्कल और एक बड़ा सर्कल बना दो, होल कर दो इसमें, और उस तरफ तुम्हारे हाथ रखवा दो, यहाँ पर एक हाथ, यहाँ पर एक हाथ, और इधर से 100 जूल एनर्जी के 2 बर्नर लगा दो। बताना 100 जूल एनर्जी का ऊपर वाले होल में भी, 100 जूल एनर्जी का नीचे वाले होल में भी। तो बताओ कौन सा वाला हाथ ज्यादा डैमेज हुआ? ऊपर वाला, क्योंकि ऊपर वाले में वो पूरी 100 जूल एनर्जी कम एरिया से एंटर की, उसकी हड्डियां तक जला देगा, और यहाँ 100 जूल एनर्जी फैल गई तो जिस सरफेस जलेगी हाथ। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ की इंटेंसिटी ज्यादा उस 100 जूल की, और यहाँ की इंटेंसिटी कम।
यानी इंटेंसिटी डिफाइंड कैसे होती है? एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम पर यूनिट सरफेस एरिया, एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम पर यूनिट सरफेस एरिया। तो भाई बल्ब से जो इस रेडियस पे, इस रेडियस का नाम रख देते स्मॉल आर, जो कितनी होगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस होगी। इस रेडियस पे चारों तरफ से अगर मैं इस रेडियस का स्क्वायर बनाऊं तो वो स्क्वायर इस प्रकार बनेगा। और ऐसा स्क्वायर बनेगा बस हमारी। तो आर रेडियस का ये आर रेडियस का, तो यहाँ से यहाँ तक सब जगह डिस्टेंस सेम है, यानी इंटेंसिटी सेम रहेगी ना मेरे पास में। और अगर इंटेंसिटी सेम रहेगी तो यानी एनर्जी विल रिमेन प्रोपोर्शनल टू एरिया, जिस एरिया से बाहर आई। तो अगर हमें फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी निकालना है तो मैं क्यों एनर्जी निकालते बैठूं? एरिया का रेशो करते हुए एनर्जी का रेशो है। तो इसका मतलब जो एनर्जी बाहर आ रही है वो इतनी कैप का एरिया है, जो अपन ने भी याद कर लिया डिराइव करके, जिसका सेमी प्लेन एंगल कितना है? सी है, और पूरे स्फीयर का एरिया तो पता है। तो यानी व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी विल कम आउट? डेल्टा ई कमिंग आउट अपॉन टोटल ई will be equal to area of that cap, that is 2 pi small r, हाँ कैपिटल R नहीं, ये इसको यहाँ पर लिखवा। तो 2 pi small r square into 1 minus cos c, और टोटल एरिया इज 4 pi small r square, सब कट जाएगा 2 आ जाएगा। तो यानी 2 sin square c by 2 upon 2, 2 से 2 कट गया, तो this fraction is always अर्जुन, या फिर यू बोलो साइन सी बाई 2 का होल स्क्वायर। और एक छाप दो देखो, यार कौन तीन कौन खा गया जब से बाल लगवाया ना, ऐसा कहता कि मैं अकाल अंदर कर लूंगा, तब से तबीयत से मिला पा रहा हूँ। तो तीन कौन खा, मतलब फ्री में मिलता है तो छोड़ता नहीं सकता, पार्टी में गया था तो लगाता था। बर्फी वाली पार्टी संदीप सर की थी, कल मेरी थी हमारे सोसाइटी में। जमाने वाले जीने नहीं दे रहे किसी को चैन, बोला बुला ले खिला खिला के मारा। लोग ये काम अंदर
तारीख को मैं निकलूंगा इंदौर जनवरी एक महीना है। चिकू की शादी, मेरे भतीजे की शादी है। तो हमारी फैमिली में, हमारे परिवार में हम 4 भाई बहन हैं, उसमें पहली शादी है। IIT गुवाहाटी। पिक निकालना मुझे बहुत अच्छे से। IIT चेन्नई खड़ा होगा पुणे से मेरी दीदी, IIT गुवाहाटी उससे छोटा मतलब भैया का, फिर छोटी दीदी नासिक का IIT कानपुर, फिर मेरा छोटा खड़ा होगा पहले दिन, सब बीच में मैं खड़ा हूँ। मजा आएगा। तो हमारे परिवार में लड़कियां नहीं मेरी इस लेगेसी को फॉलो कर पाई। दीदी की लड़की भी CUT के थ्रू किसी इंजीनियरिंग कॉलेज से निकली, ठीक है, अच्छे कॉलेज से जॉब लगा। भैया की लड़की उन्होंने दिल्ली में प्राइवेट में डिजाइनिंग कोर्स किया, और हमारी लड़की भी इस साल मुझे लजवाने वाली है। मन ही नहीं लगता पढ़ाई। पहली बार जीवन में अपने लाचारी महसूस की है। पिछले 25-26 साल से दूसरों को समझाते आया है, दूसरों के बच्चों को, दूसरों के पेरेंट्स, खुद की बच्ची को समझा नहीं पा रहे। मैडम इसी बोलती है, खुद तो धुल नहीं है, रोज बाहर जाती हो। मैंने क्या क्या बोलती है मैडम मुझे, पर मैं क्या कर सकता हूँ ना इसमें। अरे मैं तुम लोगों में से भी किसी को कुछ करता हूँ क्या? मैंने आज तक पिछले 20 साल में किसी को कुछ नहीं बोला। जब तक सेल्फ मोटिवेशन नहीं होगा कोई रिजल्ट नहीं बनता। नॉर्मल रिजल्ट तो ऐसे ही बन जाता है, थोड़ा दिमाग से भगवान ने दिया तो नॉर्मल तो बन जाएगा। तुम नहीं भी पढ़ाई ज्यादा करोगे तो भी नॉर्मल तो बन जाता है। CET का ज्ञान हो जाता सबका इधर-उधर। पर IIT चेस करना है तो सेल्फ मोटिवेशन ही होना पड़ेगा, उसमें किसी की जबरदस्ती से रिजल्ट नहीं बनता। और मैडम को घर पे लॉजिक नहीं समझता। ये ना बुआएं जो होती है वो बहुत सारी करती है। बुआओं की देखिए मेरी वीडियो में घर वाले बुआ, अरे यहाँ पे गई है बस हमारी ऐसी रहेगी, हमने नहीं की थी, ये भी नहीं करेंगी। ये अपने डेस्क के बाहर, ये डेस्क के एरिया के बाहर अगर कोई फिशरमैन शब्द होगा, एकदम राइट में कोई फिशरमैन क्रिटिकल एंगल से बाहर सरफेस पे पानी की सरफेस उससे थोड़ा आगे, तो उसको अभी फिश दिखेगी नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहां तक उससे इतनी रेत पहुंच ही नहीं पा रही इस पे, बस इधर कोई खड़ा होगा तो दिखाई देगी। सर तो उसको क्या प्लास्टिक पानी दिखेगा ना, बनाने नहीं है। हाँ फिश नहीं दिखेगी उसमें। प्रैक्टिकली भी तो होता है, पर अब इतना क्रिस्टल वाटर तो कहीं नहीं मिला होगा तुम लोगों को। हाँ कि इतना क्रिस्टल की गहराई में कुछ चीज पड़ी हो और आप मतलब उसमें पास में भी जाके नहीं दिख पाते हो जनरली, पर पानी क्लियर होना चाहिए। पड़ी है तो फिर हटते जाओ ग्राउंड से, वहां से एक पोजिशन से वो दिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि वहां से अब निकल के लाइट तुम्हारे हाथ से कहीं नहीं। हाँ स्विमिंग पूल में हो सकता है, स्विमिंग पूल में होती है वो एकदम क्रिस्टल वाटर होता है, दिखता है अंदर का।
स्विमिंग पूल में जैसे नीचे आजकल वो लैंप लगे रहते हैं ऐसे फ्लोर पे भी, आप देखना इवनिंग में कभी वो लैंप की लाइट जब आप देखते हो तो एक पोजीशन से चलते हुए दिखती है, उसके बाद दिखना बंद हो जाती है, तो अलग कैसा क्या हो। और चलो हटाओ। अगला मैं हेडिंग दो, अगला केस, अगले केस, अगला केस, अगला केस, अगला केस। अगले केस का हेडिंग है मिनिमम वैल्यू ऑफ RI, RI मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मिनिमम वैल्यू ऑफ RI ऑफ अ ग्लास स्लैब, minimum value of RI of a glass slab placed vertically on a paper where a letter is written, so that letter is not visible from the vertical faces of the slab, तो भाई ये टेबल पर एक पेपर है, पेपर पे एक अक्षर लिखा हुआ है, कोई लेटर लिखा हुआ है यहाँ पर, और इसके ऊपर अपन ने एक ग्लास स्लैब रख दी, प्रैक्टिकली इस तरह लिखा पेज के ऊपर, और फिर वो पेज पे ग्लास स्लैब जो रखी है उसकी जो वर्टिकल फेस है उसके थ्रू हम लेटर को देखने की कोशिश करें तो वो दिखाई न दे, सिर्फ ऊपर से देखे तो दिखे। नहीं आई क्लियर क्वेश्चन। अब ग्लास स्लिप जस्ट इसके ऊपर रखा है तो पेपर से सटा के रखा है, बस रे अरे पेपर से चिपका के रखा है ना, पर फिर भी पेपर और ग्लास स्लिप के बीच में एक पतली सी हवा की लेयर तो है ना, सटा के रखा है, पेन मैंने सटा के रखा है, पर पेन और पेपर के बीच में एक हवा की लेयर तो है ना। अरे कितना भी सटा लो ऐसा पेन ऐसा चिपका के रखा है, पर ये पेन और मेरे हाथ के बीच में यहाँ कुछ तो एयर है ना, तो उस एयर को दिखाने के लिए मैंने ग्लास स्लैब को थोड़ा सा ऊपर करके दिखाया। क्योंकि पहला रिफ्लेक्शन तो उस जगह की उस एयर लेयर को क्रॉस करते समय होगा ना, तो अब इसको दिखवाना शुरू करता हूं। लाइट रे चलाई तो पहले तो उस हवा की लेयर से ग्लास में घुसते समय रिफ्लेक्शन होगा, तो टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड हो गई, यहां पहुंची, यहां का नॉर्मल। अब इधर से बाहर नहीं निकलने देना क्योंकि हमें दिखना नहीं चाहिए, लेटर वर्टिकल फेस से दिखना नहीं चाहिए,
तो लेट से यहां से आई एंगल पे एंटर की थी और यहां पर ये एंगल सपोज थीटा है, तो न निकलने की कंडीशन अभी हमने पढ़ी थ्योरी, क्रिटिकल से बड़ा हो जाना चाहिए। तो यानी फॉर नो विजिबिलिटी फ्रॉम वर्टिकल फेसेस कंडीशन होगी थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी। इक्वल टू भी हो जाएगा तो यहां से बाहर निकलेगी ना वैल्यू। तो थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, यानी साइन थीटा विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1/μ। आज हवा मान रहे रेयर अपॉन डेंसर, इसका म्यू निकालना है। ये थीटा ये 90, तो ये तो यहाँ पे स्नेल मार दो तो स्नेल क्या बोलेगा 1 इंटू साइन आई शुड बी इक्वल टू म्यू इंटू साइन 90 माइनस सी, यानी म्यू इंटू कॉस सी। अरे होगा निकल बैक म्यू sin i will be into cos c, then cos c will be equal to sin i upon, यानी sin c will be equal to under root 1 minus sin square i upon mu square। अरे cos c से sin c निकाल सकते हैं ना, cos दिया हो तो sin निकालने का तरीका अंडर रूट 1 minus sin cos का थीटा। तो रखिए यहाँ पर वैल्यू sin c की अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर आई अपॉन म्यू स्क्वायर। अरे चल भाई उधर थीटा के बदले c को ले लिया हमने डायरेक्ट। अच्छा होगा म्यू साइन 90 माइनस c लिया है, साइन अच्छा हाँ मैंने थीटा लिया ना, सॉरी सॉरी थीटा एक मिनट थीटा 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 थीटा, अरे ठीक है, अरे अपन थीटा नाम दिया ना, ठीक। तो साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर आई अपॉन म्यू स्क्वायर इक्वल टू साइन से यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर आई अपॉन म्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय, ये उधर गया म्यू स्क्वायर कॉमन एलसीएम आया वो इधर आ गया, तो म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर आई, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस अब किस आएगी, तो ये कंडीशन बनी म्यू के लिए। अरे इसको उधर ले गया म्यू स्क्वायर एलसीएम आया म्यू स्क्वायर इधर कर दिया म्यू का उधर रूट ले गया नहीं। अब ग्लास स्लैब तो ऐसी रखेंगे ना, चिपका के रखेंगे ना ऐसे जनरली, तो इसका मतलब ग्लास स्लैब जब ऐसी रखाएगी तो वो जो नीचे वाली एरिया अपन बना रहे हैं लगभग वो ग्रेजिंग इंसिडेंस होगा, वो जो इंसिडेंस होगा वो कैसा होगा मतलब सरफेस के अलॉन्ग ही होगा ना, यानी आई की वैल्यू कितनी होगी 90। तो एज फॉर grazing incidence I is nearly equal to, तो इसका मतलब mu should be greater than equal to root 2। So what is the minimum value of mu required for no visibility to the vertical faces? It should be, ये आंसर याद रहना चाहिए, सॉल्व नहीं करना कभी, पिक्चर है तो अरे चलते हैं पर कैसे हुआ समझ में आई छापो। सर ग्लास स्लैब का मटेरियल कुछ और होता फिर भी रेट ही रहेगा, नहीं उस ग्लास स्लैब के मटेरियल तो म्यू निकाला करते हैं, अरे जो भी वो मटेरियल रहेगा उसका म्यू इतना होगा। मैं वही बोल रहा हूँ कि मतलब
वो कोई भी मटेरियल हो सकता है, एज लॉन्ग एज उसका रूट 2 से ज्यादा हो। हाँ, फॉर लो विजिबिलिटी और मिनिमम रूट 2। क्वेश्चन अपन ने हेडिंग मिनिमम के नाम पे लिखा था। रूट 2 से बड़ा कितना भी रखो कभी नहीं दिखेगा बोलेगा। Yeah. Hello. चलो अगला व्यक्ति कौन? नेक्स्ट देखो when a light ray runs
बोलू when a light ray, अच्छा अभी लिख रहे हो, क्या when a light ray gets partially reflected and partially refracted, gets partially reflected and partially refracted in normal pattern, in normal pattern, मतलब वो रिफ्लेक्टेड रे और पार्शियल रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे की क्या हो गई, नॉर्मल परपेंडिकुलर हो गई रे बाबा। तो ये कहानी दो प्रकार से पूछी जा सकती है न्यूमेरिकल में। पहली ये कहानी हो गई रेयर टू डेंसर जाते हुए, या फिर ये कहानी बना देंगे वो डेंसर टू रेयर जाते हुए। अगर रेयर टू डेंसर हुई तो डायग्राम होगा इस प्रकार, partially reflected, partially refracted, कुछ पार्ट उसका क्या हुआ, रिफ्लेक्ट भी हो गया और कुछ पार्ट, और वो दोनों एक दूसरे की क्या होगी। अब कौन बतिया रहा है, बचपन में पढ़ लिया होगा तो मेरे को फीलिंग आती है। मैं देखो बहुत इज्जत से बोलता हूँ लोगों को, किसी की बेइज्जती नहीं करता। मैंने क्या बोला, आप बात कर रहे हो तो मैंने इज्जत दिया आपको, अच्छा बचपन में सीख लिया था ऐसा। आज तक कभी की बेइज्जती, अपन हमेशा ही बोलते हैं तो भैया बचपन में पढ़ लिया होगा ऐसा। बोला आप क्या पढ़ाएगा राठौर, नहीं पढ़ेगा ना, बात करते करते समझ के नहीं सकते आप। बरोबर ऐसा है कि तुम बात करते करते समझ भी रहे हो, अबे तो इसका मतलब बहुत अच्छा तीव्र दिमाग है तुम्हारा, फिर तो तुम हाई रैंक की तैयारी करो, फर्स्ट रैंक के लिए। नहीं चलता है कैसे हो सकता है ये काम, बात। अगर डेंसर से रेयर जाते हुए भी ये घटना हो गई, पार्शियली रिफ्लेक्टेड पार्शियली रिफ्रैक्टेड, और वो दोनों एक दूसरे की क्या होनी, तो बस थोड़ा सा इसमें में चेंज आता, कुछ नहीं। देखें, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सपोज कर लिया आर, ये तो 90 है, तो इसका मतलब आई प्लस आर शुड बी, यानी R will be 90 माइनस I। तो यहाँ पर अगर स्नेल लगाऊं तो स्नेल क्या बोलेगा, स्नेल बोलेगा बाहर है μ1, अंदर है μ2, μ1 है छोटा μ1 into sin I will be equal to μ2 into sin R, that is μ2 into sin of 90 minus I, that is cos I, यानी tan I will be equal to μ2 upon μ1। अरे होगा, ये डेंसर है और ये रेयर है, यानी 1 μ2, यानी I will be equal to tan inverse of 1 μ2
will be equal to tan inverse of 1 upon sin c, will be equal to tan inverse of cosec c, will be equal to cot inverse of sin c। ऐसे भी फॉर्मेट में y का आंसर दे सकता है। tan इनवर्स को अगर cot इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं तो उसके अंदर की वैल्यू उल्टी हो जाएगी ना फिर। नहीं आई। इनवर्स की क्वांटिटी याद रखो, sin इनवर्स x is always equal to cosec इनवर्स 1/x। ऐसे सबके जोड़ देते हैं। तो किसी फॉर्म में आय पूछ सकता है, तो यहाँ पर भी आय पूछेगा तो फर्क क्या पड़ेगा, पर इधर के फॉर्मेट उल्टे हो जाएंगे। ये आय तो ये आय तो ये आर, अगेन आई प्लस आर क्या है, अगेन आर इक्वल टू 90 माइनस आय। फिर स्नेल लगाया तो क्या बोलेगा, स्नेल लॉ, स्नेल दस्ता फिर से बोलेंगे अंदर म्यू2 इंटू साइन आय, बाहर म्यू1 इंटू साइन आर, म्यू1 इंटू साइन 90 माइनस आय, म्यू1 इंटू कॉस आई यानी tan आई इज इक्वल टू म्यू1 अपॉन म्यू2 दैट इज 1 अपॉन 1 म्यू2। ऐसा बनेगा, यानी आई विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 1 म्यू2 या फिर cot इनवर्स ऑफ 1 म्यू2 या फिर tan इनवर्स ऑफ sin c या फिर cot इनवर्स ऑफ cosec c। अरे चल भाई, तो किसी भी फॉर्मेट में वो ऑप्शन में बना देगा। कहाँ ध्यान दो, कोई याद नहीं करते बैठना है। चलो अगले लेक्चर में देखते हैं।